हाय यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खाटक। सो अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ें क्लियर की थी, उसमें एक तो हमारे पास लर्निंग रेट के बारे में हमने बात की थी, डिसेंट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने ये कहा था कि हम जो लर्निंग रेट है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे सेट कर सकते हैं। ना तो हम स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, ना हम लर्निंग रेट की वैल्यू हायर सेट कर सकते हैं, बल्कि हमने फिर कहा था कि हम लर्निंग रेट की वैल्यू हायर स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तब जब तक कि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है वो लॉस में वो हमारे पास अचीव नहीं होता। तो फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी बेजेस न्यूरल नेटवर्क्स इन प्रैक्टिस। जब हम न्यूरल नेटवर्क को प्रैक्टिकल देखते हैं या उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारे पास मिलियंस ऑफ सैंपल्स डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर होते हैं। तो हर एक सैंपल को प्रोपिगेट करना और फिर उसके अगेंस्ट लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना और फिर उसको दोबारा ट्रेन करना न्यूरल नेटवर्क को, ये हमारे पास काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि बजाय कि हम एक सिंगल उसकी सैंपल्स की बात कर लें, हम मल्टीपल सैंपल्स इकट्ठा करके एक बैच भी बना सकते हैं और उस बैच को भी ट्रेन कर सकते हैं, जो कि क्या कर सके, एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन हो अपने सारे सैंपल्स की। तो थोड़ा सा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स था। सो यहाँ पे अगर आप लोग जो ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे हम कंप्यूट करते हैं, ये हमारे पास gradient is highly computationally expensive to compute because summation of all pieces sample of your data and test data। तो ये हर एक सैंपल के लिए इसको कंप्यूट करना ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन रियल वर्ल्ड नॉट फिजिबल टू कंप्यूट द ग्रेडियंट ओवर द एंटायर डेटा सेट्स। काफ़ी लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, तो अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ ग्रेडियंट और एंटायर डेटा सेट ट्राई फॉर अ सिंगल एग्जांपल्स। लेकिन ये अगर हम सिंपल एग्जांपल्स पे भी करते हैं, सिर्फ एक सैंपल्स के लिए करते हैं, तो अगेन हमारे पास जो कंप्यूटेशन है उसके अंदर कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, हाईली कंप्यूटेशनली कास्ट इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पे। सो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो एक सिंगल पॉइंट्स हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब इस केस के अंदर हमने सिंपल एक ही सैंपल पिक किया। कॉन्सेप्ट वही है कि हम इसी तरह जो लॉस है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हर एक वेट्स के लिए। अब ये जिस तरह उस एग्जांपल्स के अंदर ये हमारे पास वेट्स हैं और ये हमारे पास वेट्स हैं और ये हमारे पास लॉस फंक्शन है, और हर एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूट करते हैं हर एक सैंपल्स के लिए। तो ये हमारे पास काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। अब अगर हम सिर्फ एक ही सैंपल को ले लेते हैं, तो वन एग्जांपल एस्टिमेट ऑफ योर ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी वेरी नॉइसी। इट मे रफली रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड ऑफ योर एंटायर डेटा सेट्स। सो हम एक सैंपल्स के बेस पे एक जनरलाइजेशन रूल को जनरलाइज नहीं कर सकते। सो अगर हम जनरलाइज नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, द एडवांटेज इज मच फास्टर टू कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ वन एग्जांपल बट इट इज एक्सट्रीमली स्टोकेस्टिक्स इन्वॉल्विंग चांस आर प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, चांस आ जाता है कि क्या ये जो सैंपल्स हैं इसके लिए जो हमने ग्रेडियंट कंप्यूट किया, क्या इसी तरह हर एक सैंपल का ग्रेडियंट होगा या नहीं होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि फेंकेंगे बेज, बजाय इसके कि हम एक सिंगल सैंपल्स, अगर आप लोग इस एल्गोरिथम्स को देख लें तो इसके अंदर हमने एक सिंपल सैंपल्स को पिक किया हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमने एक बैच को सेलेक्ट किया है फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to b। तो अब ये हमारे पास फास्ट टू कंप्यूट एंड अ मच बेटर एस्टिमेट ऑफ द ट्रू ग्रेडियंट। अब ये हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ सैंपल्स एक से ज़्यादा हो गए, मीन्स एक बैच हमने बना लिया। एक बैच आपके पास 10 सैंपल्स का भी हो सकता है, 100 सैंपल्स का भी हो सकता है। तो इसके बेस पे हम जो अब कैलकुलेशन हमारे पास होगी, तो वो हमारे पास इंस्टीड ग्रेडियंट फॉर वन एग्जाम्पल्स कंप्यूट फॉर अ स्मॉल बैच स्टिल एफिशिएंट फॉर कंप्यूटेशन। As we expand from single to dozen examples, the stochastically will definitely reduced with improved gradient accuracy. So obviously अगर हम expand करते जाते हैं तो इसमें जो हमारे पास gradient accuracy है ये हमारे पास क्या हो जाती है, improve हो जाती है। So ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ओवर मैनी बैचेस, तो इसमें हमारे पास इंक्रीज ग्रेडियंट एक्यूरेसी रिजल्ट्स एंड मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ग्रेडियंट, ये हमारे पास एक इसका फायदा आ जाता है। स्मूथर एंड क्विकर कन्वर्जेंस टू द सॉल्यूशंस, जल्दी और
आसानी के साथ जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ ये कन्वर्ज हो जाता है। अलाउज फॉर लॉर्ज लर्निंग रेट बिकॉज वी कैन ट्रस्ट ईच ऑफ दिस ग्रेडियंट मच मोर एफिशिएंटली रिजल्ट इन फास्ट लर्निंग एज कम्पेयर टू अ सिंगल सैम्पल। हम जो बैच का हमारे पास एक्यूरेसी रिजल्ट्स होती है, जो लर्निंग रेट हम बैच के लिए सेट करते हैं वो मोस्ट ट्रस्टवर्दी होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल वन। So many batches lead to faster training, can parallelize computation plus achieve significant speed increase on GPU. So as we expand from single to dozen example, the stochastically will definitely reduced with improved fast to compute and much better estimation of the problem. तो ये तो हमारे पास था कि हम बजाय इसके कि एक सिंगल सैम्पल सेलेक्ट कर लें, हम बैच करके उसके लिए हम ग्रेडियंट कंप्यूट कर सकते हैं और फिर वो हमारे पास एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन बन जाती है अपने सारे डेटा सेट्स की। सो अब अगर हम न्यूरल नेटवर्क प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है बाज़ औक़ात ओवरफिटिंग की। व्हेन ऑप्टिमाइजिंग द न्यूरल नेटवर्क विद ऑप्टिमाइजर लाइक SGD चैलेंज ऑफ ओवरफिटिंग। जो ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम या ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम या एडाप्टिव एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम आ जाती है ओवरफिटिंग की। अब सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरफिटिंग हमारे पास होती क्या है। सो ये अगर आप लोग देख लें, मॉडल डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू फुली लर्न्स द डेटा। अगर इसको हम देख लें तो ये हमारे पास अब मॉडल है एक, कुछ सैम्पल्स हमारे पास ये जो लीनियर लाइन है इसके ऊपर है और कुछ हमारे पास इसके डाउनवर्ड्स हैं। तो सिमिलरली अगर हम ये मॉडल एक देख लें, अब ये भी हमारे पास उसी तरह एक मॉडल है लेकिन इसका जो सेपरेशन लाइन है ये इस फॉर्म के अंदर है। अब इस केस के अंदर आप लोग देख लें कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं बिलो द लाइन, अगर हमारी ट्रेनिंग इस पे हो जाती है तो हमारा मॉडल डेफिनेटली अंडरफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ओवरफिटिंग की देख लें तो ये अब हमारे पास क्या है, सैंपल ओवरफिट होता जा रहा है। सबसे जो आइडियल फिट है ये हमारे पास क्या है, ये सबसे हमारे पास आइडियल फिट है। ओके, सो द लाइन बेसिकली ट्राइज टू फाइंड दीज पैटर्न्स इन दीज डेटा पॉइंट्स विच इज़ नॉट ऑप्टिमल। अब अगर ऑब्वियसली हमारे पास आप देख लें, सो ये लाइंस बेसिकली उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है इन द डेटा विच इज़ नॉट ऑप्टिमल। सो इस केस की सूरत में हमारे पास फिर क्या होगा, सो वी वांट टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन एक्यूरेटली डिस्क्राइब पैटर्न्स इन आवर डेटा, नॉट इन द ट्रेनिंग डेटा बट आइडियली इन आवर टेस्ट डेटा। हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे ट्रेनिंग डेटा के अंदर नहीं, लेकिन हम पैटर्न्स किसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट डेटा के अंदर फाइंड आउट करेंगे। Most of the time we observe only training data and extracting patterns from training data and hoping that they generalize to our test data. डेफिनेटली जो हमारे पास हम अपने डेटा सेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर, तो हम ट्रेनिंग टेस्ट सेट के अंदर जो पैटर्न्स है वो फाइंड आउट करते हैं जो कि एक्चुअली वो टेस्ट सेट पे जनरलाइज नहीं होते। सो वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल दैट कैन लर्न्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा दैट कैन स्टिल जनरलाइज ओवर अनसीन टेस्ट डेटा। सो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए ओवरफिटिंग के चैलेंज को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम यहाँ पे रेगुलराइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। टू कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा पैरामीटर्स डज नॉट जनरलाइज वेल्स। सो इसके लिए हम रेगुलराइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। रेगुलराइजेशन इज टेक्निक्स इंट्रोड्यूस टू ट्रेनिंग डेटा दैट कंटेन्स और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू डिस्करेज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। व्हाई डू वी नीड रेगुलराइजेशन? सो रेगुलराइजेशन हमें बेसिकली क्यों चाहिए, ताकि हम जनरलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें। टू इम्प्रूव जनरलाइजेशन ऑफ आवर मॉडल ऑन अनसीन टेस्ट डेटा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेक्निक्स है, ड्रॉप आउट का टेक्निक्स है। तो इसमें देखने रेंडमली सेट सम एक्टिवेशन टू 0 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ परसेप्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, उसके एक्टिवेशन फंक्शंस को हम 0 सेट कर लेते हैं कि मीन्स इस परसेप्ट्रॉन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो प्रोपेगेट होकर आती है, वो इसको फर्दर फायर ना कर लें। किस तरह, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमने कुछ जो परसेप्ट्रॉन थे उसको हमने क्या कर दिया, उसकी एक्टिवेशन फंक्शन को हमने 0 सेट कर दिया ताकि वो फर्दर प्रोपेगेट ना कर ले। सो हमने जो रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स थी, ड्रॉप आउट, वो अपने अप्लाई किया। कुछ हमने ऑलमोस्ट इसके अंदर जो 50% सैम्पल्स होते हैं वो हम ड्रॉप करते हैं, 50% ऑफ एक्टिवेशन इन अ लेयर। वी कैन रेंडमली ऑन ऑफ देम इन अ डिफरेंट आइट्रेशंस। अब फॉर एग्जांपल एक आइट्रेशंस के हम अंदर हमने ये जो Z1 है, Z13 है, Z22 है, इसको हमने ऑफ कर दिया, मीन्स एक्टिवेशन वैल्यू हमने 0 कर दी। नेक्स्ट आइट्रेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल जब हम दूसरी दफ़ा ट्रेनिंग करेंगे तो हम ये जो इस दफ़ा हमने ऑफ किए हैं
इसको हम ऑन कर देंगे, बजाय इसके हम Z12 और Z21 और Z24 इनको हम क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। रिजल्ट इन एन सिंबल मॉडल डिफरेंट मॉडल एट ईच आइटरेशन फास्टर ट्रेनिंग बाय रिड्यूसिंग न्यूरॉन्स। तो ये एक तरह से हमारे पास एक एनसिम्बल्स मॉडल भी बन जाता है कि पहले आइटरेशंस के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ जो न्यूरॉन्स थे वो हमारे पास ऑफ थे, तो उनके बेस पे हमारे पास लर्निंग आ गई। फिर उसके बाद हमने फर्दर कुछ और न्यूरॉन्स को ऑफ कर दिया और जो पहले ऑफ थे उनको ऑन कर दिया, उसके बेस पे भी हमारे पास कुछ लर्निंग आ गई। तो फिर हम ये सारी लर्निंग का एवरेज निकाल के एक तरह से हमारे पास एनसेम्बल मॉडल के फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पे हम जो ड्रॉप आउट है वो हम सेट भी कर सकते हैं कि जी आप जो 50% सब्ट्रान है क्लियर के अंदर, इसको आप क्या कर लें, ड्रॉप आउट कर दें। ओके, एक टेक्निक्स हमारे पास है अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम के अंदर देख लें तो ये आपके पास लॉस है, ये आपके पास दो किस्म का डेटा आ रहा है। एक आपके पास ट्रेनिंग डेटा आ रहा है, ये जो ग्रीन में है ट्रेनिंग है, और ये डेटा आपके पास क्या है, टेस्ट डेटा है। सो अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल सेपरेट द ट्रेनिंग डेटा टू यूज लेटर ऑन वाइल टेस्टिंग द मॉडल। हम क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा है वो हम सेपरेट करते हैं सो दैट कि हम बाद में इसको जो ट्रेन करते हैं अपना मॉडल उसी पे हम इसको यूज कर सकें। प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क ओवर द ट्रेनिंग विद एंड विद हेल्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डेटा क्या करते हैं, विद हेल्ड करते हैं। अब उसका फ़ायदा हमें क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये लॉस हमारे पास अब डिक्रीज होता जा रहा है। सो अगर नेक्स्ट पे हम देख लें तो जैसे ही ट्रेनिंग आइट्रेशन दूसरे आइट्रेशन के अंदर देख लें, लॉस इंक्रीज हो सॉरी लॉस हमारे पास क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर हम मज़ीद इसको देख लें तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये भी हमारे पास लॉस डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर ऑनवर्ड हम देख लें तो हमारे पास जो टेस्ट डेटा है, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा है, वो हमारे पास उसके जो गैप आ रहा है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। सो ट्रेनिंग डेटा पे तो हमारा लॉस ज़्यादा आता जा रहा है, लेकिन टेस्ट डेटा पे अगर यहाँ से आप लोग देख लें तो लॉस हमारे पास ग्रेजुअली अब यहाँ से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारे पास टेस्ट डेटा के अंदर लास्ट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो उस पॉइंट पे हमने क्या करना होगा, इस पॉइंट पे हमें इसको स्टॉप करना होगा। सो फर्स्ट बोथ द लाइंस डिक्रीजेस बट आफ्टर सम पॉइंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। द पॉइंट इज कॉल्ड द ओवरफिट वेयर द टेस्ट लॉस इज गोइंग टू इंक्रीज। अब यहाँ से जहाँ से हमारे पास जो टेस्ट लॉस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं द पॉइंट इज कॉल्ड द ओवरफिट। अब यहाँ से हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट करना शुरू कर देता है, where the test loss is going to increase because now you are starting to overfit on your training data. So stop training at this point. So हमें इस पॉइंट पे क्या करना होगा, अपने ट्रेनिंग को स्टॉप करना होगा। टेस्ट डेटा आफ्टर दिस पॉइंट इज एज्यूम टू बी द वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू टेस्ट डेटा। तो इसके बाद जो हमारे पास टेस्ट डेटा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने टेस्ट डेटा पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली अपने मॉडल की। तो इसके बाद जो हमारे पास जो टेस्ट डेटा होगा, फॉर यहाँ से जो हमारे पास डेटा स्टार्ट हो रहा है, सो हम इस कह सकते हैं कि ये जो डेटा है दिस इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू टेस्ट डेटा। द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल विल गेट वर्स एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे जो एक्यूरेसी होगी वो ऑब्वियसली हमारे पास वर्स होगी, लेकिन जैसे जैसे हम अनसीन डेटा अपने मॉडल को प्रोवाइड करते जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी। सो ये हमारे पास केस है अंडर फिटिंग। अगर आप सिर्फ यहाँ तक ट्रेनिंग दे देते हैं, इस पॉइंट पे इसको स्टॉप कर लेते हैं, तो ये आपका मॉडल क्या हो जाएगा, अंडर फिट हो जाएगा। क्यों अंडर फिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास जनरलाइज नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है अपने टेस्ट सेट सैम्पल्स की। सो अगर आप अपने मॉडल को ट्रूली ट्रेन करना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहाँ से जो टेस्ट डेटा है उसका लॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो ये आपके पास डिफरेंट रेगुलराइजेशन टेक्निक्स थे, ड्रॉप आउट और अर्ली स्टॉपिंग। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो अगर हम एक नज़र इसको देख लें, सो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग देख लिए थे, फिर डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, फिर हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत क्यों है और अभी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, फिर हमने एक सिंगल परसेप्ट्रॉन को देख लिया था कि अगर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सिंगल परसेप्ट्रॉन हो, हाउ दिस विल बी लुक लाइक।
एंड हाउ दिस परसेप्ट्रॉन विल बी यूज फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ गया था हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस की, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस की, और कि हमें एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आती है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारे पास मोस्टली नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, तो इस वजह से हमें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हमने परसेप्ट्रॉन को देख लिया था, कुछ रियल वैल्यूज़ हमने इनपुट्स को, जो इनपुट्स फीचर्स होते हैं उनको हमने कुछ रियल वैल्यूज़ दी थी, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड प्रोपिगेट होती है उनको हम एक्चुअली देख सकें कि उसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। फिर उसके बाद हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एंड मल्टी परसेप्ट्रॉन को देख लिया था, एंड देन यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ गया था एक सिक्वेंशियल मॉडल का, जिसको हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क का, एंड देन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। हमने एक एग्जांपल्स देख लिया था यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके कि क्या मैं इसको कोर्स को पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट्स आ गया था कि न्यूरल नेटवर्क्स की प्रिडिक्शन हमारे पास गलत थी। क्यों गलत थी? कि न्यूरल नेटवर्क्स ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस कर दी थी। सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ गया था लॉस फंक्शंस का, ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स लॉस फंक्शंस, और लॉस फंक्शंस के साथ हमारे पास फिर डिफरेंट टेक्निक्स थे कि हम कैसे लॉस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर डिस्कस किया लर्निंग रेट को एंड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स को, और उसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बैक प्रोपेगेशंस को, कि किस तरह हम बैक प्रोपेगेशंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपने न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि जो हमारे पास लॉस था उस लॉस को हम कितना मिनिमाइज कर सकें। यहाँ पे फिर हमने ये देख लिया, बैच कॉन्सेप्ट्स का हमने देख लिया कि बजाय कि हम ग्रेडियंट डिसेंट जो डिसेंट कंप्यूट करते हैं वो सिंगल सैंपल के लिए कंप्यूट कर लें, हम एक बैच के लिए कंप्यूट कर लें। फिर यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया था ग्रेडियंट डिसेंट्स की फॉर्म की सूरत में ओवरफिटिंग का, मॉडल ओवरफिटिंग का। तो उसके लिए फिर हमने ये देख लिया था कि अंडर फिटिंग ओवरफिटिंग हमारे पास होता क्या है, और इसको हम इस चैलेंज को, इस प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने दो टेक्निक्स कवर किए, एक हमारे पास ड्रॉप आउट और एक हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। थैंक यू वेरी मच।